हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मला बिस्ट एंड यू आर वाचिंग माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कूलाम का नियम, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। और एक टॉपिक हम करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, और दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा माध्यम का परावैद्युतांक। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए बच्चों, क्या होता है सदिश, क्या होता है अदिश, इसकी बात हम अपने क्लास 9th में भी कर चुके हैं और क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। अदिश राशियां होती है अदिश राशियां, और दूसरी होती है हमारे पास बच्चों सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां, ठीक है। अदिश राशियां क्या होती है बच्चों, जिसमें केवल हमारा परिमाण होता है। जैसे कि मैंने बात की 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी। लेकिन अगर मैंने इसमें बच्चों क्या किया, 5 किलोमीटर दूरी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने उसको एक दिशा दे दी, एक निश्चित दिशा दे दी है, प्लस दिशा आ जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा विस्थापन। और देखो, ये दूरी तो थी हमारी क्या, एक अदिश, और इसके साथ दिशा जुड़ने के पश्चात वो क्या हो चुका है, विस्थापन। मीन्स दूरी प्लस दिशा विस्थापन बन गया हमारा, क्या हो गया, एक हमारी सदिश राशि आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बल की बात करते हैं, तो बच्चों हम बल की बात करते हैं। कहते हैं कि हमने इस वस्तु को पर बल लगाया और उसे आगे की ओर धक्का दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर दिशा में दिया, तो हमने 5 न्यूटन जो बल लगाया वो तो उसका परिमाण है, साथ में जो उसकी दिशा दी हमने, दिशा लगाने के पश्चात वो क्या बन गया, हमारा सदिश राशि बन गई है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने बात की थी उस दिन, कोई भी हमारे पास दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू और एक हमारे प्लस क्यू, या फिर हमारे पास Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच में कितना बल लग रहा है बच्चों, वो हमने कौन से फॉर्मूले से निकाला था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये तो था बच्चों इसका परिमाणात्मक रूप। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हमें दिशा की जरूरत पड़े, मीन्स हमने यहाँ पर वेक्टर लगाना है, तब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर क्या चेंज आएगा बच्चों, इक्वल की तरह अगर हमारा F के ऊपर वेक्टर लग जा रहा है, तो हमारा इक्वल के LHS में हमारा क्या, RHS में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो बच्चों सर्वप्रथम हमें इसके लिए क्या करना होगा, कोई हमने एक सिस्टम देखते हैं, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, ठीक है, जिसमें एक आवेश है हमारा Q1 और दूसरा आवेश है हमारा Q2, ठीक। Q1 Q2 हमारे दो आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी हमारी कितनी है बच्चों, r हमारी बीच की दूरी है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम क्लास 11th की तरफ को चलते हैं। तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, एक स्थिति सदिश की बात की थी, याद कीजिए, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, कोई भी हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कोई भी हमारा एक क्या है, एक हमने ये ले लिया x y z, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, निर्देशांक ज्यामिति करते थे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक तंत्र ले लिया, निर्देशांक तंत्र लिया, जहाँ पर हमारा एक बिंदु है P, और इसका हमारा मूल बिंदु ओरिजिन O है, जैसे कि यहाँ पर। तो इस बिंदु के हमारे कुछ क्या होते हैं, निर्देशांक होते थे 2 3 6 या 2 3 5 1 2 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मूल बिंदु जिससे जो इसकी दूरी को एक हमारा वेक्टर होगा, एक सदिश होगा जो इसको दर्शाएगा, इसकी दूरी दर्शाएगा, वो होता था हमारा क्या बच्चों, स्थिति सदिश। इसको डिनोट करते थे हम वेक्टर OP से। सबको पता है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0, तो हम इसको निकाल देते हैं। याद कीजिए, अगर मैं इसको डिनोट करती हूँ R से या OP से, तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं बच्चों, 2 - 0 0 i कैप प्लस 3 - 0 i कैप, 3 - 0 i कैप मीन्स j लग जाएगा, प्लस 6 मीन्स 2 i कैप। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, i j के जहाँ पर भी आता है सबको पता है क्या लगता है, एक क्या होता है, वो एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा स्थिति सदिश हुआ करता था। ऐसी कोई दूसरा बिंदु हमारे पास Q, उसका भी कोई क्या होगा, कुछ बिंदु होंगे और उसका भी हमारा एक सदिश होगा, स्थिति सदिश, वो उसको हम डिनोट करेंगे OQ से, वेक्टर OQ। ये बात सबको समझ में आ रही है, स्थिति सदिश। अब बात होती है, ये तो था भाई मूल बिंदु से हम दूरी को जो दर्शाते हैं, ये तो हम होता था हमारा क्या बच्चों, एक स्थिति सदिश होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस वेक्टर की, यहाँ से यहाँ जाना है,
आपको यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये हमारी ओ पी, पी ओ की बात करें अगर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू, तो ये वेक्टर पी क्यू क्या है बच्चों, ये है हमारा विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन वेक्टर या विस्थापन सदिश। ठीक है, पी क्यू की बात करो, या फिर अगर आप बात करते हैं किसकी, क्यू पी, अगर आप क्यू से पी की ओर आ रहे हैं तो क्यू पी, तो वो भी हमारा क्या बच्चों, विस्थापन सदिश है। ठीक है, ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, अगर आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है, अगर आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है, पी से क्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस मतलब पहले ये लास्ट बिंदु हमारा को क्यू है, तो उस क्यू बिंदु के स्थिति सदिश माइनस ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, और अगर आपको ओ पी क्यू पी निकालना है, क्यू से पी में जाना है, तो आप कहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्यू से पी में जाना है तो आप ओ पी माइनस ओ क्यू करेंगे। क्यों करेंगे, ये हमने एक अपने सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में क्लास 11th में जाइएगा, क्लास 11th के अपने पेज पलटाइए, उसमें सदिश विश्लेषण करके एक टॉपिक है या फिर आपका एक चैप्टर होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे निकालता है किसी उसका। ठीक है, एक त्रिभुज का नियम पढ़ते थे हम, त्रिभुज का नियम पढ़ते थे, और समांतर चतुर्भुज मतलब दो सदिशों के योगफल, परिणामी योगफल कैसे निकालते थे हम। त्रिभुज विधि पढ़ी थी हमने, त्रिभुज के योगफल वाली विधि पढ़ी थी कि हमारे पास मान लेते हैं एक वेक्टर ये है जिसकी दिशा इधर को है, एक वेक्टर है जिसकी दिशा इधर को है, तो हम जो तीसरा वेक्टर निकालते हैं परिणामी निकालते हैं, तो ये हमारा अगर हमारा आर है, ये ए है, ये हमारा बी है, तो बच्चों हम ऐसे निकालते थे इसको, वेक्टर आर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैं आपको समझा देती थोड़ा बहुत, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। एक ये है जिसकी वेक्टर ए है जिसकी दिशा हमारी इधर को है, एक वेक्टर बी है जिसकी दिशा हमारी इधर को है, तो जो हमारा इन दोनों का जो परिणामी होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों एक समान ऑर्डर में है, एक समान दिशा में है। ठीक है, तो इनका जो होगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो एक ऑर्डर का मतलब ये इधर को जा रहा है, वो भी इधर को जा रहा है, तो इसका अगर सेम होता तो ये इधर को आता, लेकिन नहीं, ये इसके अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, तो जो इन दोनों का परिणामी समान दिशा वाले जो सदिश होता है, उनका परिणामी क्या होगा बच्चों, उन्हीं की दिशा में होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जो हमने अभी बात की थी उसमें क्या है बच्चों, एक हमारे पास इधर को है, दूसरा हमारे इधर को है। ध्यान दीजिएगा, हमें मान लेते हैं हमें ये निकालना है, तो अब देखिए ये प्लस ये, देखिए बच्चों ये सेम समान दिशा में है, तो हम इसको लिखते थे वेक्टर ए, जो समान दिशा में है उन दोनों को प्लस कर देना है, और जो लास्ट में आ रहा है जो उल्टी दिशा में उनकी विपरीत में है, इसको अगर हम वेक्टर आर लिखते हैं तो हम वेक्टर आर ऐसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक समान दिशा में ये है, इसको मैंने वेक्टर ए ले लिया, ये है हमारे पास वेक्टर बी, ये है हमारे पास वेक्टर सी। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, वेक्टर आर ले लो। ठीक है, तो वेक्टर आर इक्वल टू देखिए दोनों ए और बी सही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, वेक्टर बी की जगह पर जो है वो है हमारा, वेक्टर बी की जगह पर पी क्यू है, हाँ ये पी क्यू था, वेक्टर पी क्यू इस पर रखते हैं, आर की जगह पर हाँ पी क्यू कौन है बच्चों, वेक्टर पी क्यू है हमारा बी। ठीक है, ए की जगह पर कौन है हमारा, ओ पी, वेक्टर ओ पी, ये प्लस में होगा। जो वेक्टर आर है हमारा वो कौन है बच्चों, ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू। तो देखिए हमें पी क्यू निकालना है, वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए आप इसको उधर भेजेंगे तो वेक्टर ओ क्यू माइनस आपके पास वेक्टर ओ पी आ जाएगा। इज इट क्लियर, देखिए ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ऐसे ही अगर आपको ओ पी निकालना है, ओ पी निकालने इसको इधर ले आएंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई, त्रिभुज का नियम लगेगा, जिसको नहीं आएगा वो मुझसे एक बार और पूछना, मैं आपको कल जरूर बताऊंगी बच्चों। ठीक है, अभी हमें थोड़ा देर हो जाएगी उसमें, इसलिए हम इसको पहले करते हैं। तो देखिए बच्चों, माना लैंग्वेज लिखते भी रहेंगे साथ साथ, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः है, एक होगा स्थिति सदिश मान लेते हैं बच्चों वो वेक्टर R1 है, और दूसरे का स्थिति सदिश हमारा वेक्टर R2, वेक्टर R1 व वेक्टर R2। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, मुझे ना इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो कोई हम एक धारणा मान के चलेंगे, हम एक धारणा मानेंगे क्या, कि दोनों आवेश जो हमारे Q1 व Q2 हैं वो दोनों हमारे धनात्मक आवेश हैं।
ठीक है, धनावेश है या फिर ऋणावेश है, मीन्स समान प्रकार के आवेश है। ठीक है, इसको मान के चलेंगे, एक प्रूफ हो जाएगा तो बाकी सब हमारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों विपरीत आवेश है, इनमें से Q1 माइनस है वो प्लस है, या फिर दोनों Q2 प्लस है वो माइनस है। ठीक है, तो तब तक मान लेते हैं दोनों के दोनों क्या है, Q1 Q2 हमारे क्या है, माना Q1 Q2 दो धनात्मक आवेश है। ठीक है, माना फिर से मानिए, माना F12 सॉरी F21 लीजिए बच्चों से, F21 Q1 के कारण Q2 पर कार्य करने वाला बल है। देखिए Q2 पर जो एक बल कार्य करेगा बच्चों, देखिए ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो Q1 Q2 क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मीन्स ये यहाँ से इसको यहाँ पे क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा, तो जो भी बल लगेगा बच्चों उसकी दिशा कहाँ को होगी, F21, क्योंकि बल कार्य कर रहा है आवेश 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। मेरी बात समझ में सबको आ रही है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा शायद, तो जो F21 है बच्चों उसकी दिशा हमारी इस तरफ को होगी, F21 वेक्टर F21। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रही हूँ किसी Q2 पर कार्य कर रहा है Q1 के कारण, तो यहाँ से यहाँ को चलना है, तो जो हम विस्थापन सदिश लेंगे बच्चों उसकी दिशा हम लेंगे R12, 1 से चल रहा है 2 की ओर, 1 से चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो गए 2 की ओर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब क्या करना है, R12, ठीक, दिशा कहाँ की ओर है, इस तरफ को, विस्थापन सदिश। तो अगर हम F21 की बात करें, जो हमारा बल है F21 का हमने कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमने परिमाणात्मक रूप के लिखा था इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लाना है इसके ऊपर बच्चों, वेक्टर लेके आना है, तो वेक्टर लाने के लिए हमने क्या करेंगे, वेक्टर लगाते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन विस्थापन सदिश लेंगे बच्चों। यहाँ पर अगर हमारा क्या है, वेक्टर लगा है, तो हमारा ये जो है दूरी है, दूरी हमारी भी वेक्टर ली जाएगी, सदिश ली जाएगी, और इसके ऊपर भी हमारा क्या लगेगा, एक एरो लग जाएगा। मीन्स जो हमें क्या डिनोट कर रहा है कि ये एक सदिश राशि विस्थापन सदिश लिया जा रहा है। अब केवल इससे काम नहीं होता बच्चों, ठीक है, केवल इससे काम नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बच्चों, एक एकांक सदिश लगाएंगे। इसको लगा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो एकांक सदिश है हमारा, एकांक सदिश क्या होता है, एक एकांक ऐसा हमारा वो भी एक सदिश है जो क्या होता है, इसका परिमाण क्या होता है बच्चों, एक होता है, और इसकी दिशा वही होती है जो हमारे विस्थापन सदिश की होगी, इस सदिश की। हम Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक सदिश है वेक्टर ए, एक सदिश है हमारे पास वेक्टर ए। इसी तरह से बच्चों हमारे पास देयर आर सो मैनी वेक्टर्स, बहुत सारे सदिश है हमारे पास। वेक्टर बी, उसकी दिशा भी हमारी इधर को है, वेक्टर सी जिसकी दिशा भी हमारी इधर को ही है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्या होंगे बच्चों, वेक्टर होंगे हमारे। ठीक है, इसका कुछ परिमाण होगा। देखो परिमाण को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो हम इसके बाद मॉड्यूलस लगाते हैं और ऊपर से हमारा ये हट जाता है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वेक्टर है, जो भी हमारा सदिश है ए, उसका कुछ परिमाण होगा, मान लेते हैं 10 है, 12 है, 15 है, हमें नहीं पता। जो उसके बीच की दूरी होगी Q1 Q2 के बीच की, वो उसकी परिमाण कह सकते हो आप। इस बी का भी कुछ परिमाण होगा, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है। ऐसे ही इसका भी कुछ परिमाण होगा, 1000 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक सदिश और होता है बच्चों। देखो इन सबकी दिशा एक तरफ है, ये सारे हमारे वे वेक्टर्स हैं, वे सदिश जिनके परिमाण क्या है, अलग अलग परिमाण है, बट दिशा क्या है इनकी, एक ही है, एक समान है। तो इन्हीं में हमारा एक ऐसा सदिश भी होता है जिसकी दिशा तो इस वेक्टर के क्या होती है, अलग होती है, इसी के दिशा में होती है, किंतु उसका परिमाण क्या होता है बच्चों, हमारा एक होता है। तो ऐसा वेक्टर हमारा वही होता है भाई जो हमारा एकांक सदिश होता है। ठीक है, इसकी दिशा हमारे उस वेक्टर से मैच करती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो R12 है, वेक्टर R12 में जो विस्थापन सदिश है, इसी की दिशा में हमारे पास एक वेक्टर, एक एकांक वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, R12 से नोट करेंगे। परिमाण इसका क्या होगा बच्चों, एक होगा, ठीक, और दिशा वही होगी जो हमारी विस्थापन सदिश की है। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो देखिए इसका मतलब इसको लगाने से हमारा कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, R12। इज इट क्लियर? अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट डाल दो आप। नाउ ये जो हमारा स्थिति सदिश है, जो बच्चों पहले बात कर लेते हैं, चलो वेक्टर इस विस्थापन सदिश की। विस्थापन सदिश हमारा कैसे, नाउ आप नाउ लिखो या अब लिखिए, बात एक ही है बच्चों। इंग्लिश के टर्म्स यूज करने से आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मार्क्स नहीं करते हैं। ये विस्थापन सदिश की बात करते हैं। तो विस्थापन सदिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रखा है, क्या कि आर वेक्टर R12 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, R12 फाइनल है हमारा 2 पे, तो वेक्टर R2 मतलब OP, OA OB आप नाम दे दीजिए कुछ से, OB, ठीक है। वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसे इक्वेशन 2 डाल देंगे आप, ठीक है। विस्थापन सदिश हमारे पास आ चुका है। एकांक सदिश की बात करते हैं, विस्थापन सदिश की दिशा में एकांक सदिश। तो एकांक सदिश कैसा होगा, R∩12। इसको कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है, इसका मुझे क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे निकालेंगे, A इक्वल टू वेक्टर A, उसी सदिश को हमने उसके परिमाण से क्या करना है, भाग दे देना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एकांक सदिश। तो ऐसे ही हमें R12 इस विस्थापन सदिश का हमें एकांक सदिश निकालने के लिए इसी सदिश को इसी के परिमाण से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसे इक्वेशन 3 डाल देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 इक्वेशन फर्स्ट मीन्स समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 में स्थापित करने पर सब, हाँ उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। जल्दी से करेंगे। समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो बहुत बच्चों जैसे इतना उतारने के बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या रखूँगी, यहीं पर रखती हूँ मैं, आप यहाँ पे नीचे पहुँचेंगे, मैं देख लीजिए पहले कि यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए क्या करते, समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो वेक्टर F21 क्या है हमारा, बताइए Q2 पर Q1 के कारण कार्य करने वाला बल, वैद्युत बल Q2 अपॉन इस R12 की जगह पे हम रख सकते हैं, अभी बता रखिए वेक्टर R12 का स्क्वायर, अभी मत रखिएगा बच्चों, ये समीकरण 2 मत रखिए, अभी समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखना, ठीक है। समीकरण 3 क्या थी हमारी, एकांक सदिश का मान रख देते हैं यहाँ पर, वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 का परिमाण, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे इसे। अब देखिए क्या करना है, so dear students वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा हमारा वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है। इस R12 की बात करें अगर, देखिए इस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप दोबारा मत लिखिएगा, बात वही है। देखिए क्या करना है, होता क्या है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है, तो उस वेक्टर A का अगर हमने स्क्वायर कर दिया है, तो वो उसकी डॉट प्रोडक्ट होती है, मीन्स अदिश गुणनफल। क्या होता है बच्चों, अदिश गुणनफल होता है, और अदिश गुणनफल को हम उसी के परिमाण के वर्ग के हिसाब से लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये चीज़ अलग है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना अलग चीज़ है, ठीक है। सेम, सॉरी हाँ, डॉट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या अपने अदिश गुणनफल पढ़ा होगा, स्केलर गुणनफल, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो इस हम वेक्टर R12 को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे भी लिखते थे, ठीक है। ये परिमाण है, ये भी परिमाण है, वेक्टर हटा दोगे तो परिमाण बन जाता है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसे, वेक्टर F21 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन वेक्टर R12 का परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर R12 ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? साइड पे आप इसका रीजन लिख देंगे कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है इट कैन बी डिनोटेड एज द मॉड्यूलस स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस, या ए स्क्वायर भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, समीकरण 2, समीकरण 1 नहीं हाँ, समीकरण 2 से मान रख देते हैं आर इस क्वांटिटी का, यहाँ पर ये Q1 Q2 वेक्टर R12, देखो ये स्क्वायर देखो सेम है, ये क्यूब हो जाएगा R12। अब रखेंगे हम मान क्या, समीकरण 2 से वेक्टर R12 का मान कहाँ रखने पर, इसको जो भी नाम दे दो आप, 3 4 दे दीजिए आप, A B C D भी दे सकते हैं, का मान 4 में रखने पर ठीक है। देखिए वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड्यूलस क्यूब वेक्टर R21। बच्चों आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है कि अगर वो आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं दे, ठीक। देखिए लीजिए कंप्लीट, ठीक है। अगर इसी तरह से इसी प्रकार अगर आपको निकालना है बल Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, देखो वो भी प्रतिकर्षण का बल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, तो ये इसको इधर इस तरफ को प्रतिकर्षित करेगा, उसको नाम दे देंगे हम F1। Q1 पर कार्य करने वाला 2 के कारण बल, Q2 के कारण लगने वाला बल इस तरफ को, ठीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं आप। अब बच्चों आप इसे प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना करेंगे जल्दी से और साइड पे लिख देंगे इसी प्रकार क्यू, आपने इसके ऊपर लिखा होगा बच्चों की माना F21 क्या है, Q2 पर कार्य करने वाला बल, किसके कारण, जो Q1 कर रहा है, Q1 के कारण Q2 पर कार्य करने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर कार्यरत बल, कैसे दर्शाएंगे हम उसे, वेक्टर F इक्वल टू F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस R2। अब की बार ये R2 वाला 1 हो जाएगा, 1 वाला 2 हो जाएगा, और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर की जगह पर हमारा R21। जल्दी से पूरा करेंगे, इसे बच्चों जैसा है, बहुत छोटा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था, कूलॉम के नियम में हमने ये एक ऐसा टर्म पढ़ा था कुछ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, निर्वात की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता। देखो बच्चों इसी प्रकार क्या होता है, अगर हमारे पास निर्वात ना होकर कोई माध्यम हो तो उस माध्यम की भी अपनी क्या होती है, एक वैद्युतशीलता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हम माध्यम का परावैद्युतांक जो हमने टॉपिक लिखा है, ये क्या चीज़ है, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की जो वैद्युतशीलता है उसका जो अनुपात आएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहा जाता है, जिससे हम दर्शाते किससे, एप्सिलॉन आर से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट कीजिए, जल्दी से लिख लेंगे आप उसे, जो मैंने परिभाषा बोली, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। देखिए आप इसको लास्ट में एक फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक। हमें निकालना है मान माध्यम का
वैद्युतशीलता की, माध्यम की वैद्युतशीलता हमें निकालनी है। तो इसको हम यहाँ भेजेंगे, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर, इस नोट करिए। अब एक आप एक नोट डालिए या रिमार्क डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमार्क। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास जो हमने ये दो बिंदु आवेश लिए थे Q1 Q2, जब ये दो आवेश हमारे किसी निर्वात में रखे हों तब हम सीधे सीधे कूलाम का नियम लगाते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एफ इक्वल टू ना, ऐसा लगाते थे। अगर हमने इस सिस्टम को, ये जो हमारा निकाय है, इस तंत्र को मैंने कहाँ रख दिया, किसी माध्यम में, मतलब वायु में रख दिया या जल में रख दिया, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, जितने भी हमारे माध्यम होते हैं, सबका अपना अपना क्या होता है, एक वैद्युतशीलता होती है, जो मैंने बताया ये, ठीक है। तब क्या होगा जब किसी माध्यम में रखा जाए, तो लिखेंगे, पहला नोट डालिए, लिखेंगे किसी माध्यम के लिए जिसका आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, उस माध्यम के लिए कूलाम का नियम निम्न प्रकार दिया जाएगा। देखिए निम्न प्रकार क्या है, F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप यूज़ करते थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, एप्सिलॉन आर लगा देंगे। सीधे सीधे बात करते हैं, जब निर्वात होता है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, अगर माध्यम होगा तो उसके लिए हम केवल एप्सिलॉन लगाएंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखिए हमने पढ़ा था, चूँकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो इसकी जगह पर हमने क्या रखना है बच्चों, इसको पुट कर देते हैं, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हमने क्या करना है, उस माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ठीक है। ये यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमको सबको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान निश्चित है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर समथिंग होता है, ठीक है। और जो हमारा एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन होता है, देखिए माध्यम की वैद्युतशीलता आपको नहीं दी होती ज़्यादातर केस में आपको क्या दिया जाता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे फिक्स है पहले से ही, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फिक्स है, तो ये हमारा मान दिया जाता है। तो अगर हमें कोई माध्यम दिया है तो उसमें हमने क्या करना है, इस फिक्स मान से एप्सिलॉन नॉट से उसको गुणा कर देंगे, जो मान हमें दिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार और सिद्ध कर लेते हैं हम, इसके लिए निरपेक्ष मान के लिए, ठीक है। एक नोट डालिए दोबारा से, रिमार्क 2, निर्वात के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। कितना होता है, 1। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो इसी फॉर्मूले में रखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास निर्वात है, उसके लिए ये कुछ इसका भी मान कुछ होगा। अब ये हमारा एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ठीक है, चूँकि एप्सिलॉन बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 1, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो कूलाम के नियम में हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, निर्वात के लिए कूलाम का नियम, ठीक। तो ये तो थी बच्चों हमारी माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम बात करते हैं एक कूलाम की परिभाषा या एक कूलाम आवेश की परिभाषा। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलाम आवेश को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, कूलाम के नियम के अनुसार, क्योंकि अब हम क्लास 12th में आ चुके हैं तो हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम उसका जो हमारा डेफिनेशन है वो हम थोड़ी अलग तरीके से देंगे, क्योंकि वहाँ क्या करते थे याद कीजिए, जब हम 10th में थे Q/T, तो हम Q निकालने के लिए IT, ठीक है, यहाँ पे हमें 1 लेके आना, तो कैसे करके धारा और समय का वो करते थे। बट अभी हम यहाँ पे क्लास 12th में हमारा कूलाम का नियम है, तो वहाँ से क्या निकालेंगे, एक कूलाम आवेश की परिभाषा निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देंगे हम जानते हैं। आप यहाँ पर देखिए हम जानते हैं ना यूज़ कर वी नो दैट भी यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। बिकॉज जब मैं भी क्लास 12th में थी तो मैं ऐसे टर्म्स यूज़ किया करती हूँ, ठीक है। तो कोई मार्क्स नहीं करता है, मार्क्स उतने ही आते हैं जितना आपने काम किया है। वी नो दैट
या हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, या कूलाम के नियम के अनुसार भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार। चलो बच्चों वही लिख लेते हैं, मुझे बताइएगा, सॉरी, के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार आपने क्या पढ़ा है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जहां हमारे Q1 Q2 क्या है, एक समान आवेश ले लेंगे इनको, Q1 व Q2, इनके बीच की दूरी लेनी हमने कितनी, r, ठीक है। एक कूलाम आवेश को हमने क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। समीकरण 1, माना, देखो जिसको हमें परिभाषित करना है तो आवेश को क्या लेके चले, एक कूलाम लेके चलो, ठीक है। माना Q1 और Q2 दोनों क्या है, बराबर हैं और एक कूलाम है। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे देखिएगा, ठीक है। एक कूलाम हमने पहले से ले लिया ऑलरेडी, हमें एक कूलाम लेकर आना है, ठीक है। और मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ऐसा ही मात्रक में करेंगे, ठीक, 1 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखिए, F बराबर क्या आएगा, वी नो दैट, इसका मान कितना होता है बच्चों, इसका मान मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 9 × 10⁹ 9, ठीक है। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो 1 × 1 1 स्क्वायर, या 1, ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर 1, क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखिए F इक्वल टू आपके पास आएगा 9 × 10⁹ 9 न्यूटन, ठीक है। अब देखो हमें परिभाषित किसे करना है, इस एक कूलाम को परिभाषित करना है, किसको करना है, एक कूलाम, बस एक छोटी सी बच्चों जैसी आपने क्या लिखनी है, एक परिभाषा लिखनी है, क्या लिखेंगे आप, एक कूलाम वह आवेश है, देखिए पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको छपा मैं आपको दूंगी आराम से, टेंशन मत लीजिए छापने की। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम वह आवेश है, सपोज वो Q1 की बात कर रहे हैं, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने समान, मीन्स एक कूलाम पर Q2 क्या हमारा एक कूलाम है, अपने समान आवेश पर, अपने समान आवेश पर जो उससे कितनी दूरी पर है, r कितना है, 1 मीटर, जो उससे 1 मीटर दूरी पर स्थित, ठीक है। देखिए एक बार और सुन लो, एक कूलाम आवेश वह आवेश, एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में रखा हो, जो निर्वात में, देखिए निर्वात है, जो निर्वात में अपने समान 1 मीटर दूरी पर स्थित रखे आवेश पर कितना बल लगाता हूँ, F 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि एक समान आवेश है, अब प्रतिकर्षण बल लगाता हूँ। बस आपको यही आपको समझते हुए क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, इसकी प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता हूँ, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों इस परिभाषा को, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में अपने बराबर की सजाती है, सजाती है मतलब उसी की जाति का, मतलब धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, आवेश को इतने न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, एक दूसरा परिभाषा लिखिए इसका, जरा एक दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं मन को खुश करने के लिए, ठीक है। देखिए चूंकि हमने क्वांटमीकरण वाले उससे पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटमीकरण सिद्धांत पढ़ा था हमने, आवेशों क्वांटमीकरण के अनुसार, देखेंगे आप, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश बराबर n × E ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, Q का मान 1 कूलाम चाहिए, Q का मान 1 कूलाम, E का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ठीक हो गया। देखिए बच्चों आपको पता है ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लो या प्रोटॉन लो, देखते हैं कैसे परिभाषित करते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं, ये दूसरा नियम, दूसरा वो है यहाँ मेथड है, Q की जगह पर रखेंगे आप 1 रख देंगे आप यहाँ पर, 1 = n ± E, ठीक है, यहाँ हटा भी देंगे चल जाएगा, बस ये समझने के लिए कि E जो है हमारा केवल प्रोटॉन के लिए नहीं है या फिर केवल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 1/E, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और इसका जो मान आएगा आपका सॉल्व करके वो आता है बच्चों n = 6.25 या × 10⁻18,
ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आप सबको पता है, एन इक्वल टू इतना। अब देखिए परिभाषित कैसे करेंगे। देखो ऐसे कह सकते हैं आप, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम, देखो बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, किसी वस्तु में एक कूलाम का आवेश अगर धनावेश उत्पन्न होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं, तब किसी वस्तु में एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का धनावेश उत्पन्न होगा, ठीक है। और अगर हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स को, वस्तु को हमने बाहर से दे दिया है, तो उस वस्तु में एक कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होगा। ये बात समझ में आ रही सबको? लिखेंगे एक कूलाम वह आवेश है जो किसी वस्तु में, किसी उदासीन वस्तु में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने पर अथवा इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। प्लस माइनस लगा देंगे आप, ठीक है, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, ये तो था बच्चों हमारा एक कूलाम की परिभाषा। अब बात करते हैं हमारा, अब हम बात करेंगे शर्तें कि कूलाम का नियम कहाँ पर लागू होता है। देखिए कूलाम का नियम लागू होने की शर्तें, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ बच्चों, समझा देते हैं फिर अपना छाप लेंगे। जो इसका पहला नियम कहता है, वो कहता है कि हमारा जो आवेश है, जो कूलाम का नियम है, वो बिंदु आवेशों की शक्ति है। मतलब आवेश कैसे होने चाहिए बच्चों, छोटे छोटे होने चाहिए, बिंदु आवेश। ये दो आवेश हमारे पास रखे हो दूर रखे, उससे मतलब नहीं, बिंदु आवेशों की शक्ति है, ठीक है। बिंदु आवेशों की शक्ति तो है ही, साथ ही बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु ये है, अभी बिंदु आवेश नहीं है, कोई हमारी दो धात्विक गेंद है हमारे पास, धातु की दो गोले हैं हमारे पास, ठीक है, ये है, अब ये है, ये दोनों हमें तो बिंदु आवेश तो बच्चों लग नहीं रहे, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन एक दशा में इसमें हो सकता है, जब ये जो है कौन, ये दोनों वस्तुएं हैं कि इतनी ज़्यादा दूरी पर रखी हो। देखिए अलग अलग इसको देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगी, इसका व्यास होगा कुछ, मान लेते हैं। देखिए मैं समझा देती हूँ आपको, ये हमारा एक वस्तु है, इसी प्रकार हमारे पास एक धात्विक गोला दूसरा है, ठीक है। इसका हमारा जो दूरी है, मतलब त्रिज्या है, वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर कह दो, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर लो, ठीक है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, सपोज कर लीजिए आप। अब क्या करना है, इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी, इनकी त्रिज्या या व्यास जो इसका यह है, डायमीटर होता है, उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये हमारा लगभग 50, 60, 70 मीटर हो तो चल जाएगा। मतलब इनके जो अपना साइज है, अगर हमारे पास कोई बड़ी वस्तु भी है, दो बड़ी वस्तुएं हैं, दो बड़े आवेश हैं हमारे पास, तो उनके बीच के उन वस्तुओं का जो क्या उनका आकार होना चाहिए, उन वस्तुओं के बीच की दूरी से की तुलना में बहुत ज़्यादा अनंत छोटा होना चाहिए, अत्यंत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा क्या हो सकता है, कूलाम का नियम ऐसे केस में लागू हो सकता है, ठीक। तो लिखेंगे आप, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यद्यपि यह उन आवेशित वस्तुओं के लिए भी लागू होता है जिनके आकार, उनके बीच की दूरी, ब्रैकेट में आप त्रिज्या लिख लेंगे r, की तुलना में अत्यंत छोटे हों, ठीक। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियों से अधिक दूरियों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियों से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। अब क्यों होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था, जो नाभिक की दूरी है यहाँ तक, देखिए नाभिक से ज़्यादा दूरी हमारी ये होगी जब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था उस दिन, याद कीजिए, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ एक वैद्युत कूलाम बल से जुड़ा होता है, वैद्युत स्टैटिक बल से, ठीक है। जबकि प्रोटॉन हमारे किससे होता है, नाभिकीय बल से होता है। तो होता क्या है बच्चों, देखो ये जो हमारा कौन है, नाभिक है, इतनी दूरी तक हम, इससे ज़्यादा दूरी तक तो हमारा कूलाम का नियम लग जाएगा। लेकिन अगर इससे कम दूरी पर आ जाए, देखो नाभिक का आकार आपने सबने पढ़ा होगा, 10 की घात -15 मीटर, कितना होता है, हाँ ठीक है, इतना होता है। इस साइज से ज़्यादा हो तब हमारा क्या होगा, कूलाम का नियम लगेगा, इतनी दूरियाँ हो अगर। लेकिन अगर इसके अंदर आ जाता है, इस बाउंड्री के अंदर आ गए, मतलब नाभिक के अंदर, कूलाम बल क्या हो जाता है, नहीं सॉरी, नाभिकीय बल क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो वहाँ पर कूलाम का बल का काम नहीं होता है, ठीक है। लिख लेंगे आप, कूलाम का नियम
नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए लागू होता है। इसका कारण यह है कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल विद्यमान रहते हैं, जो अन्य सभी बलों पर प्रभावी हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक, चौथा लिखेंगे जो बच्चों, इसका तीसरा शर्त है इसकी, कूलाम बल केंद्रीय बल है। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह विद्युत बल संरक्षी होते हैं। इसके आप बच्चों ये शर्त भी कह सकते हो आप इसको, या आप इसको इसकी क्या कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हो। कूलाम बल की विशेषताएं कह सकते हो। क्या है कूलाम बल बच्चों? एक केंद्रीय बल। केंद्रीय बल में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद कीजिए। हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक केंद्रीय बल है, जिसमें क्या होता है, एक हमारे पास पृथ्वी थी या मतलब कोई भी ग्रह होगा, वस्तु और उसके बीच केंद्र की ओर हमारा कार्य करता है। तो इसी प्रकार आपने देखा था, मैंने उस दिन बताया था कूलाम नियम पढ़ते समय, दो बिंदु आवेश केंद्र के हिसाब से उनकी दूरियों के इसके क्या होता है, इसके अनुदिश कार्य करता है, जो हमारा कूलाम बल इधर को या इधर को। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, केंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल की विशेषता क्या होती है, सभी केंद्रीय बल, जितने भी हमारे केंद्रीय बल हैं, वो क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। अब संरक्षी का मतलब क्या है, ये क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे आप लोग। जो घर्षण बल होता है, या अपने श्यान बल पढ़ा होगा, ठीक है, अवरोध, हाँ, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, प्रतिरोध पढ़ा होगा, ये सब बल होता है, घर्षण बल होता है। ये सब क्या होता है, ये हमारे केंद्रीय बल नहीं है। तो केंद्रीय बल के जो है विशेषता होती है, वो क्या होती है कि केंद्रीय बल, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं इसको, केंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य किसी भी रास्ते से जाओ आप, किसी भी हमारा पथ हो, पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने उठा के इस पॉइंट पर लेके जाना है, ए से बी में लेके जाना है, तो मैं हो सकता है इसको यहाँ इस रास्ते लेके जाऊँ, ठीक है, इस रास्ते लेके जाऊँ या इस रास्ते लेके जाऊँ। देयर आर सो मैनी पाथ्स, ओके। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्या है रास्ते हैं, हम कहीं से भी लेके जाएं उसे। ठीक, कौन सा बल है, ये केंद्रीय बल मान लेते हैं, या संरक्षी बल है ये हमारा। तो संरक्षी, अगर ये बल हमारा इस पर कार्य करे, क्योंकि कार्य कराने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है, बल गुणा विस्थापन हमारा कार्य होता है ना। तो जो कार्य होगा, चाहे हम इस रास्ते ले जाके जाएंगे W1, इधर से आने वाला W2, W3, W4 एंड W5 सो ऑन। तो अगर हमारा बल क्या है, जो वस्तु को ए से बी में लेके जाना है, स्थिति यही है, दो, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है। अगर ये बल हमारा संरक्षी है, तो हमारा जो कार्य W1, W2, W3, W4, W5 क्या होगा, बराबर होगा। सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है क्या, कि केंद्रीय बल वे बल, संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी रास्ते से जाओ, मीन्स पथ पर निर्भर नहीं करता है, बिंदुओं पर निर्भर करेगा। 10 न्यूटन अगर यहाँ से लगना है, तो हर रास्ते पर क्या लगेगा, 10 जूल का कार्य होगा, ठीक है। और अगर बिंदु बदल जाए, बिंदु पर निर्भर करने का मतलब बच्चों, बिंदु बदल गया तो हमारा कार्य बदल जाएगा। अब यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ पर कार्य थोड़ा अलग होगा, 10 ना होकर 12 जूल हो जाएगा, लेकिन रास्ता कोई भी हो 12 जूल ही कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे बल हमारे क्या होते हैं, संरक्षी बल, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। किसी भी पथ से जाने पर समान, जिसका परिमाण होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो हमारा जो केंद्रीय बल होता है, वो भी क्या होता है, हमारे संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।